हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने जरूर रहिएगा। ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये इसका सेशन पूरे 38 सेटों का है, तो आप लोगों को हम ये 38 दिनों में कंप्लीट करा पाएंगे। ये 2020 का पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा और सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख है। अगला प्रश्न है कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। तो कपास जो है रबी की एक फसल नहीं है। कपास जो है रबी फसल का उदाहरण नहीं है। कपास एक खरीफ फसल या मानसून की फसल है जिसे बारिश यानी कि मानसून के मौसम में उगाया और काटा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस जो है ये पौधों पर सामान्यतः सेप्रोफाइटिक कवक और जानवरों पर विशेष परजीवी की एक प्रजाति होती है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है आपसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौड़ी चौड़ा कांड घटित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यानी कि 5 फरवरी 2022 को संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा में हुई घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इस घटना में पुलिस की गोलीबारी के जवाब में 23 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। यह एक ऐसी घटना थी जो अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ थी। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉफी। क्या हो जाएगा? कॉफी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 129। आगे की ओर चलिए। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार डैश तक ₹1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 2024 से 25। इसे याद रखिएगा, आगामी एग्जाम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगला है मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्वे के। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमावाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं स्कोलियोडॉन्स में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे की ओर चलिए। कह रहा है प्रश्न कह रहा है आपसे कि लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला है भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक संकलन घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। आइए इसका विकल्प देखिए और इसका उत्तर लगा दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला है कि फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व डैश भी थे। क्या थे? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट खिलाड़ी। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। अगला प्रश्न है कि पीएम
स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा रेहड़ी वाले। क्या हो जाएगा? रेहड़ी वाले। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। अगला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राधानगर बीच। क्या हो जाएगा? राधानगर बीच। राधानगर समुद्र तट जो है हैवलॉक द्वीप यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। आगे की ओर चलिए, करा जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर। आगे की ओर चलेंगे, कह रहा है मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुमाशम यानी कि डेंड्राइट। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन खान एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि अलेक्जेंडर डेलडिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूके। क्या हो जाएगा? यूके। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही विकल्प होगा सुमन गोस्वामी। क्या हो जाएगा? सुमन गोस्वामी। आगे चलिए, अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है कि जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छता। क्या हो जाएगा? स्वच्छता। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बलदेव सिंह। क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कॉपी कलम भी लेकर रखिएगा ताकि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से साथ साथ करते चलिएगा, ठीक है? और हम भी कराएंगे। आगे चलिए, अगला प्रश्न पे। कह रहा है प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एहोल। क्या हो जाएगा? एहोल। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे। कह रहा है भारतीय कृषि के संदर्भ में, क्या कह रहा है? भारतीय कृषि के संदर्भ में वेवर, दहिया और पडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर होगा खेती का आदिम स्वरूप, ठीक है? स्थानांतरित कृषि जिसे कहते हैं, ठीक है? अब आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जैसे जीव रेशे फाइबर का एक समान स्रोत नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जेब्रा। क्या हो जाएगा? जेब्रा। बाकी सभी का सभी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड।
क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, विकल्प 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि पावल कूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मिजोरम। अगला, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धमेक स्तूप जो है यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है, सारनाथ के पास। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही विकल्प होगा मदन लाल खुराना। क्या हो जाएगा? मदन लाल खुराना। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो इसका सही विकल्प होगा 91वें संविधान संशोधन 2003। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है? सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश रहेगी। कितनी रहेगी? 10.6%। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डैश की गिरावट होने की संभावना है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे दोस्त? 3.2%। अगला प्रश्न है, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? तो इसका आइए विकल्प लगाइए। इसका सही विकल्प हो जाएगा सर्बिया। क्या हो जाएगा? सर्बिया। अगला, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही डैश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? क्या हो गए थे? एक हो गए थे। तो इसका सही विकल्प होगा 1916। क्या हो जाएगा? 1916 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दो बड़े जो थे, दो धड़े नरमपंथी और गरमपंथी फिर से एक हो गए थे। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा मरई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से डैश से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो यह आया था 1928 में। कब आया था? 1927 में या 28 में? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, साइमन कमीशन को नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा स्टैनली वाल्डवीन के तहत नियुक्त किया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए था। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, बेटर क्वेश्चन है। अगला, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रशांत भूषण। क्या हो जाएगा? प्रशांत भूषण। अगला, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहां से क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो ध्यानपूर्वक इसे देखिए और पूछ क्या रहा है इसे पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अगर आप ध्यान दें तो आकृति ये 3 को छोड़िएगा। किसको? 3 को आप छोड़कर चलिए तो अन्य सभी आकृति केवल सीधी रेखा में बनी है, लेकिन ये जो है सर्किल में बनी हुई है। किस में बनी हुई है? सर्किल वाले में बनी हुई है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहां से प्रश्न कह रहा है निम्नांकित वेन आरेख में आयत जो है किसानों को, किसको? किसानों को निरूपित करता है, वृत्त जमींदारों को निरूपित करता है,
आप लोग सर्किल खींचिए कॉपी पे और पेन उठाइए। और त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित करता है, तो दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग में लोगों के समूह को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस किसानों के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा आ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताने से बेटर होगा, आप यहाँ पे बता दीजिए, विकल्प सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर यह संतुलित हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, विकल्प 3 को उठाइए और इसको 28 बराबर 28 संतुलित कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 28 बराबर 28 संतुलित कर दीजिए। आशा करते हैं कि हमें बनाने की जरूरत ना होगी। अगला है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। ध्यान पूर्वक देखिएगा तो इसका विकल्प जो है 4 यहाँ पे फिट बैठेगी। क्या? यहाँ पे विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विशाल ने रवि से एक्स धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 रुपए का ब्याज का भुगतान करता है। तो एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए। अब मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 2240 गुने 100। क्या कर लेंगे? 2240 गुने 100 और 8 गुने 1 कर लेंगे। काट पीट मचा दीजिए मेरे दोस्त, 28,000 उत्तर निकल के आ जाएंगे जो विकल्प 4 में है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पे इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए और किसमें अंतर्निहित है आप यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्स में भी रहता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2। वीडियो को आप थोड़ा आगे पीछे करके इसे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम्स का तैयारी आपको यहीं से हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नांकित पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि इस वाले पैटर्न को कौन सा आकृति पूरा करेगी। यहाँ पे जो आएगा उसको ध्यान पूर्वक देखिए और यहाँ से इसका सही उत्तर लगा लीजिए, विकल्प 1। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब देखिए आकृति 3 नंबर वाले को छोड़िएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा। क्या पता है? अन्य सभी आकृति में किसी एक आकृति को घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इसमें नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो विकल्प 3 क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह निम्नांकित 4 अक्षर समूहों में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हम पहले ऑप्शन ए को लेते हैं, 1 नंबर वाले को। तो P है, T है, X है और B है और क्या है? F है ना। डिफरेंस देखिए 4 का, +4 +4 +4 सभी में है। अगले में देखिए n है, फिर क्या है? r है। यहाँ से n से +4 करेंगे तो r आएगा, r से +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? v से +4 करेंगे तो z से +4 करेंगे तो d। सेम लाइक अब यहाँ पे देखिए विकल्प 4 नंबर वाले को कर लें। 4 नंबर वाले को कर लें तो यहाँ देखिए t के बाद डिफरेंस लेंगे तो 4 का डिफरेंस लेंगे तो x आएगा, फिर x से 4 का डिफरेंस लेंगे तो b आएगा, b से 4 का डिफरेंस लेंगे तो f, f से 4 का डिफरेंस लेंगे तो j। लेकिन विकल्प 2 में ऐसा नहीं हो रहा है। विकल्प 2 में क्या हो रहा है आइए दिखाते हैं आप लोगों को। विकल्प 2 में हो रहा है k से डिफरेंस 4 जाइएगा तो o तो मिल रहा है, लेकिन o से जब r जाइएगा तो +3 का ही डिफरेंस मिल रहा है, इसलिए विकल्प जो है 2 इसका भिन्न हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग है, एक सर्किल है और यहाँ पे क्या माजरा हुआ है आप लोग इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका विकल्प देखते हैं, विकल्प में क्या कह रहा है। तो इसका सही विकल्प वो यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए और इसमें क्या क्या हुआ है आपको यहाँ करना है। तो हम बता दें, देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति में ऊपरी डिजाइन के अंदर निचली डिजाइन चली जाती है। जैसे यहाँ देखिए
यहाँ पे ये वाले आकृति में कौन, ये वाला चली जाती है, ठीक है, और फिर एक लाइन बढ़ती है। सेम लाइक यहाँ पे अगर आप वैसा करना चाहे तो विकल्प 2 होगा क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो देखिए दूसरी आकृति पहली आकृति की जल प्रतिबिंब है, क्या है, जल प्रतिबिंब। देखिए ये एक बला का जल प्रतिबिंब ये होगा, तो 3 बला का जल प्रतिबिंब क्या होगा आपको यहां से चूज करना है। जैसे एग्जाम्स में भी ऐसा ही रहता है, आगे पीछे करके आपको लगाना होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, ठीक है। अगला प्रश्न, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर आज का क्या रहा। अगला, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले वाले रो को करना चाहेंगे, जैसे 5 + 5 कर लेंगे और गुने क्या कर लेंगे 12, क्या कर लेंगे गुने 12, ये वाले रो को कर रहे हैं। तो देखिए 5 + 5 किए तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 पंजे 60 और 5, 60 और 5 कीजिएगा तो 65। सेम उसी प्रकार से दूसरे रो को कीजिए। अब यहाँ पे हम ये करना चाहें 9 + 9 गुने क्या कर ले 13, यानी कि कितना आ जाएगा 9 + 117, क्योंकि 13 नम्मा कितना होता है 117 हो जाता है, यानी 126 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये जो H है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ये 1 जो है ऐसे बन जाएगा, 2 जो है ऐसे बन जाएगा। अब 4 कैसा बनेगा, 4 मेरे दोस्त ऐसे बनेगा, ठीक है, और 6 कैसा बनेगा उल्टा ऐसे। अब देखिए ये कौन सा विकल्प में है, तो विकल्प 1 में इसका सही उत्तर निहित है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। 45 में ये जो 45 है इसमें हम 27 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 27, तो आ कितने जाएंगे 72। फिर ये इस 72 में 29 ऐड करेंगे 101, फिर ये 101 में 32 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 133, फिर ये 133 में हम 36 ऐड करेंगे, क्या आएंगे 169, 169 में हम 41 ऐड करेंगे, क्या आएंगे 210। आपको पता चला एक चीज, हम यहाँ पे 27, फिर डिफरेंस कितने का 2 का 29 लिए, फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस ले बैठे, कितना 3 का, ठीक है, तभी तो यहाँ पे 32 लिए थे। फिर उसके बाद 3 का डिफरेंस लिए यहाँ पे 36, और उसके बाद कितने का डिफरेंस ले लिए थे 5 का, यानी 2 बार 2 का, 2 बार 3 का, फिर इसमें अगर आगे और स्टेप रहता तो 2 बार हम 5 का लेते। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा विकल्प 4। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इसे ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो जो आकृति का ऊपरी डिजाइन का संबंध अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न में नियम क्या है 1 से 3 तथा 2 से 4 पर आधारित है। क्या है 1 से 3 तथा 2 से 4 पर आधारित है, और प्रत्येक अगली आकृति में ऊपरी डिजाइन जो है, ऊपरी ये वाला जो डिजाइन है ना, ये क्या उलट पुलट हो रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि लिटरल इन्वर्जन हो रहा है ना। तो इसका सही विकल्प क्या लगा लीजिएगा, आइए यहाँ पे देखकर लगाइए, इसका सही विकल्प 2 होगा, क्या हो जाएगा 2। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब इसका सही विकल्प देखिए, अब 19 में 2 से गुना करा दीजिएगा और 5 ऐड कर दीजिएगा, 43 आएंगे। फिर 43 में 2 से गुना कर 4 ऐड कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 90। फिर ये 90 में 2 से गुना कर 3 ऐड कर दीजिए तो 183। फिर 183 में 2 से गुना कराकर 2 ऐड कर दिए 368, और 368 में 2 से गुना करा करके और फिर क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए 737 आ जाएंगे, जो विकल्प 3 में है। मेरे बातों पे अगर ध्यान दिए होंगे तो अच्छे से कर पाए होंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब 19 गुने 2 प्लस 5 आया कितना 43 आया। फिर ये 43 में हम गुना करा दिए कितने से 2 से, और ऐड कितने कर दिए 4, यानी घटते जा रहे, एक एक घटते जा रहे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 90। फिर इस 90 में क्या कर देना है, गुना करा देना है 2 से, और प्लस क्या कर देना है 3, यानी कि 183 आ जाएगा। वैसे ही करते आगे बढ़िए, 737 इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कायर का बहादुर होगा तो पारंपरिक का क्या हो जाएगा,
पारंपरिक का हो जाएगा आधुनिक, दोनों का विपरीतार्थक है। अगला, एक पासे की 3 स्थितियां यानी बिंदुनी स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक की संख्या में से कोई एक, आगे चलिए, संख्या अंकित है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे हम इसे कैसे करेंगे? इसे कॉमन लेंगे, दो पासा को लेंगे और दोनों में हम कॉमन को ढूंढकर इसे आसानी से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसे हम कॉमन करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाले पासे को और हम ये वाले पासे को हम लेते हैं। ठीक है, ये 5 से हम 5 को उड़ा दिए, ये 4 से 4 को उड़ा दिए, तो 2 वाले विपरीत फलक के 3 आ गए। ऐसे भी बनता है क्या? ऐसे भी आपसे बनेगा क्या? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 3। अब आप कॉमन करके बनाते तो क्या करते? आइए ये भी सीख लीजिए। जैसे कॉमन करते तो क्या करते? ये 4 को कॉमन लेते, फिर ये 4 को, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहते, काटते रहते, है ना। आइए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब यहाँ पे देखिए, 12 में हम 12 से गुना करा, 5 ऐड कर देंगे, 149 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से 21 में 21 से गुना करा दीजिए और 5 ऐड कर दीजिए, 446 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा? अब देखिए, एक छोड़कर आगे बढ़िए। जैसे y का विपरीत क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। a का विपरीत क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। a का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त? k हो जाएगा। u का या फिर s का कह लीजिए, तो u का विपरीत s या s का विपरीत u। अब देख लीजिए किसका विपरीत कौन हो रहा है, विकल्प लगा लीजिए कौन सा होगा। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलते हैं। करा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आप लोगों को एग्जाम्स जैसा फील तो जरूर हो रहा होगा आज। देखिए यहाँ पे ये फिगर है और यहाँ पे इसका ऑप्शन है, लगाइए इसका ऑप्शन। विकल्प कौन सा? विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में फ्लोवेन को PSQOFW लिखा जाता है, उसी भाषा में मुंगेर को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, PROVEN, यही है ना। अब लिखा क्या है? PSQ, ठीक है, PSQ लिखा है तो OP, ठीक है, PQRS, समझ रहे हैं, +1 का डिफरेंस। चलिए, और फिर यहाँ पे OFW, ठीक है, तो NOVW और EF, यहाँ भी +1 का माजरा है। तो उसी प्रकार से अगर हम करना चाहे MONGER का और +1 का एक आगे बढ़ के करें और ऐसे करके ले, तो M के बाद क्या आ जाएगा? N के बाद O, फिर O के बाद P, M के बाद क्या आएगा? N, ठीक उसी प्रकार से R के बाद S, G के बाद क्या आएगा? G के बाद H और E के बाद क्या आ जाएगा? F। देखिए कौन से विकल्प में है ऐसा? OPNSFH, तो ऑप्शन 1 में ऐसा है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। सर्जन है, डॉक्टर है और प्लम्बर है। देखिए अब आप करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ले लीजिए सर्जन को, सर्जन के अंदर सर्जन से बाहर क्या कर दिए? डॉक्टर, और प्लम्बर तो अलग ही होंगे, तो विकल्प 2 सही होता दिख रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? प्रश्नाकृति को देख लीजिए पहले ध्यान से, और इसे खोलिएगा तो क्या दिखेगा हम बता देते हैं। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चारों जगह पे आपको मिल जाएगा जो विकल्प 3 में निहित है। ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी दे दें। देखिए प्रत्येक अगली आकृति में चतुर्भुज वामावर्त दिशा में, कौन? ये जो चतुर्भुज है छोटा सा, ये देख रहा है डॉट डॉट, ये वामावर्त दिशा में क्या कर रहा है? एक चरण आगे बढ़ रहा है, जबकि रेखाखंड दिशा परिवर्तित
करके दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। ये दक्षिणावर्त दिशा में, ये वामावर्त दिशा में, और स्टार एक में आता है एक में गायब होता है, एक में गायब है एक में आएगा, तो फिर इसमें गायब हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 3 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो यहाँ ए तथा बी का 5 दिन का काम निकालना है, तो यानी 5 इंटू 1/40 कर लेंगे और प्लस क्या कर लेंगे 1/50। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो आएंगे 200 मेरे अनुसार, और यहाँ पे 5 + 4 कर लेंगे और इंटू में यहाँ पे 5 काट पीट मचा के 9/40 ले आएंगे हम। और शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? शेष कार्य निकालने के लिए 1 - 9/40 यानी आ कितने जाएंगे 31/40। कितने आ जाएंगे 31/40। आप लोग भी इसका क्या बोलते हैं पेन और कॉपी लेकर बैठिए ताकि क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर सके। अब शेष कार्य ए द्वारा पूरा करने में लगा समय हम निकालेंगे, यानी कि 31/40 गुने 40 कर लेंगे, 40 से 40 शेष 31 आंसर, विकल्प 3 सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13.1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। मूल धनराशि रुपए में कितनी होगी, यही आपसे पूछा है। मान लीजिए कि मूल धनराशि P रुपए है। कितने हैं? P रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेंगे P गुने 27 यानी 13 दूना 26 एक 27/2 और गुने 1/100 और क्या हो जाएगा माइनस का P और गुने 9 गुने 1/100 क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व और यहाँ पे बराबर में 3690 कर लीजिए और इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे। अगले स्टेप पे हम ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 27P और बटा 200 और माइनस 9P और फिर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये 9P है मेरे दोस्त और बराबर में क्या हो जाएगा 3690 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेकर 200 फिर इसे कीजिएगा तो 27P माइनस 18P और बराबर 3690। इसे काट पीट कर उत्तर लाइएगा तो आएंगे 82,000। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती तो उसे 2 घंटा कम समय लगता। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। देखिए मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। देखिए पैदल जाने तथा सवारी से वापस आने में लगा समय 3 घंटा 20 मिनट। दोनों ओर सवारी द्वारा लिया गया समय 3 घंटे 20 मिनट में से अगर आप 2 घंटे माइनस कीजिएगा, कितना माइनस कीजिएगा, हम मान लीजिए यहाँ 2 घंटा माइनस करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएंगे। 1 घंटा 20 मिनट। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये रहा कि 2 यानी कि 2 इंटू क्या करेंगे पैदल और प्लस सवारी और माइनस 2 गुने सवारी कर देंगे, यानी 2 इंटू 3 घंटा 20 मिनट और माइनस कर देंगे 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। अब यहाँ पे अगर हम करना चाहे तो 6 घंटा 40 मिनट माइनस 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, यानी 2 गुने पैदल कर लेंगे तो 5 घंटा 20 मिनट। तो दोनों ओर पैदल जाने में लगा समय का आधा निकालना है। क्या करना है मेरे दोस्त, आधा। तो 5 घंटा 20 मिनट का आधा हम करेंगे तो 2 घंटा 40 मिनट आएंगे। क्या 2 घंटे 40 मिनट, विकल्प 4 सही। ठीक है, आगे दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उस संख्या के बीच अंतर क्या है। उस संख्या के बीच आपसे अंतर पूछा। माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, ये जो बड़ा वाला संख्या x और छोटा वाला संख्या क्या y, यानी कि x बराबर 16y। कोई दिक्कत, x बराबर हम क्या कर ले 16y कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे x गुने y बराबर 9216 कर ले। कोई दिक्कत, यानी कि y स्क्वायर बराबर अगर हम करना चाहे तो 9216/16 कर सकते हैं या नहीं।
अब आगे चलेंगे अगले स्टेप पे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 576 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 242। ठीक है, y बराबर करेंगे तो क्या आ जाएंगे 24, यानी कि x बराबर 16 गुने 24, यहाँ पे रखेंगे ना y का मान 16 गुने 24 बराबर कितना हो जाएगा 384। ठीक है, तो 384 में से कितना घटा ले 24 आ जाएंगे 360, है कहीं पे 360 विकल्प 4। आगे की ओर चले, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई माइनस जेड रेशियो वाई माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 1 है, तो 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w का अनुपात होगा। क्या होगा इसका अनुपात? अब देखिए x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2k, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि x बराबर k, y माइनस जेड बराबर k। ठीक है, अब y माइनस जेड प्लस 2w बराबर 3k, तो आगे चलिएगा तो 2w बराबर क्या हो जाएगा 2k, यानी w बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त k हो जाएगा। आगे की ओर चले, अब अगला आगे की ओर करते हैं तो 2x प्लस जेड माइनस w बराबर क्या होगा k, यानी कि 2k प्लस जेड माइनस k बराबर k, यानी कि k प्लस जेड बराबर क्या होगा k, यानी z बराबर 0। तो 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w। अब आगे चलिए, आगे हम चलेंगे तो क्या होगा 5k माइनस 3k माइनस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2k रेशियो 3k, यानी 2 रेशियो 3 विकल्प 3 सही। ठीक है, धीरे धीरे कॉपी कलम उठाइए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कीजिए, है ना। चलिए, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर पर 4.2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज मतलब रुपए में कितना होगा आपसे पूछा है। ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो तो r बराबर हम क्या लिख ले 10/2 यानी 5%। n बराबर क्या होगा 1 गुने 2 यानी कि 2। अब प्रश्न से कीजिएगा तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100, और यहाँ पे n, इसे सॉल्व कीजिएगा आएंगे कितना 19,000 आ जाएगा। यहाँ पे जब पुट आउट करके बनाइएगा तो 19,000 आएंगे। अब यहाँ पे देखिए r बराबर 3 गुने 10 यानी कि 30%, तो t बराबर हम क्या लिख ले 4.2/5 वर्ष यानी कि 22/5 वर्ष। अब साधारण ब्याज बराबर हमें निकालना है, तो क्या साधारण ब्याज बराबर p गुने r गुने t बटा 100। तो आया था मेरा क्या प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया था 19,000 आया था। कितना आया था 19,000 गुने 30 प्लस गुने 22 बटा 100 और गुने 5, काट पीट मचा दीजिए 25,080 उत्तर आएंगे। कितने 25,080, जो विकल्प किस में निहित है, विकल्प सी में निहित है। आगे की ओर चले, मतलब 3 नंबर वाले में अगला 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि रुपए में का भुगतान किया गया है। अब देखिए, मान लीजिए कि बी को भुगतान की गई राशि 100 रुपया है। क्या है 100 रुपये, यानी कि बी को भुगतान की गई राशि x है, यानी कि ए को भुगतान की गई राशि क्या हो जाएगा x का 20%, x का क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाले तो x गुणे 120 और बटा क्या कर लेंगे 100 और बराबर में 12x बटा 10, यही ना करेंगे। अब अगले स्टेप पे चलिए और इसे करने का कोशिश कीजिए, जैसे x प्लस 12x और बटा में 100, ये प्लस है मेरे दोस्त, ये क्या है प्लस है। यहाँ पे x प्लस 12x बराबर क्या हो जाएगा 12x बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा 4400। ठीक है, क्रॉस कराइएगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 12x और बराबर 4400 और गुने 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22x बराबर
4400 और गुने 100। अब x बराबर निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, x बराबर निकालिएगा, क्या हो जाएगा 4400 और गुने 100, सॉरी गुने 10 और बटा में क्या हो जाएगा 22, काट पीट मचाइएगा 2000 रुपए उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 2 में निहित है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.1010 रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अब 85% का, यानी कि 85 का कितना, 15% दिया था ना, तो 85% का कितना 80% और इसका कितना हो जाएगा 82%। अब इसे कीजिएगा बराबर में 80% का x निकाल लीजिए, x और बराबर क्या हो जाएगा 2230.40, यानी कि x गुने 85/100, ठीक है, और गुने 80/100, ठीक है, और गुने 82/100 और बराबर में कितना हो जाएगा 2230.40, ठीक है। अब इसको एक स्टेप में लेना चाहे तो क्या हो जाएगा 2230.40 गुने 100 गुने 100 गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा 85 गुने 80 और गुने 82, काट पीट मचा दीजिए 4000 उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा निकटतम पूर्णांक तक सही, ठीक है। माना कि वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 100, यानी लेट कितना हो जाएगा 100 मान लीजिए वस्तु का लागत मूल्य, तो लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या कर लेंगे 100 का 120%, 120%। अब यहाँ पे निकाले तो 100 गुने क्या हो जाएगा 120/100, यानी कि 120 रुपया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 120, यानी कि क्या हो जाएगा 220 रुपया हो जाएगा। अब नया लागत मूल्य निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए नया लागत मूल्य, यानी कि 100 और प्लस 20, 100 प्लस 25, माफ कीजिएगा 100 प्लस 25 यानी कि 125। तो नया विक्रय मूल्य क्या आया था 220 था, क्या था 220 में से नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए 220 में से माइनस कर दीजिए 125, यानी 95 रुपए, क्या आ जाएंगे 95 रुपए। अब 95 रुपए का निकाल लेंगे हम, क्या 95 रुपए का निकालेंगे, जैसे 95 बेटा 220 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए 43.81%, जो लगभग 43% के बराबर है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। अब इसे कीजिए, जैसे इसका कहने का मतलब ये है 529 मल्टीप्लाई 2.01 और मल्टीप्लाई करना है 1 से अधिक, कितना कह रहा है 1 से कितना अधिक होगा, यानी कि आएंगे कितना ये 1.0639, ये 6 है मेरे दोस्त। अब इसे कीजिएगा तो 1.0639 माइनस 1 कीजिएगा, यानी 0.0639। इसका सही विकल्प क्या होगा 3 नंबर वाला। आगे की ओर चले, कह रहा है एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए जिसमें गाय घास चरती है। पाई का मान 22/7 आप ले लीजिए। तो क्षेत्रफल निकालिएगा, क्या निकालिएगा क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर निकालिएगा। वर्गाकार घास का मैदान का क्या कीजिएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 7 का स्क्वायर, यानी एक साथ से एक साथ खत्म, 22 गुने 7 154 कहीं दिख रहा है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपए है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतनों का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितना वृद्धि हुई। मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे मानना क्या है, सुरेंद्र के मासिक वेतन में वृद्धि यानी कि 64,250, यही है ना, और गुने 5 और माइनस क्या कर लीजिए 62,000 गुने 5 कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे 3,21,250 माइनस 3,10,000, ठीक है। कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 11.25 रुपए, कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, यानी कि 11,250 कहीं पे है, विकल्प 3। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाले खर्च रुपए में कितना है। अब इसे कैसे कीजिएगा, मान लीजिए कि व्यक्ति किया 100 रुपया, शिक्षा तथा अन्य मदों पर खर्च कैसे निकालिएगा, देखिए 100 माइनस 22 प्लस 40 कर लीजिए। अब इसका ये प्लस है, ये 40 है, ठीक है, समझ लीजिएगा, अपनी तरफ से थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, और का 50%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 माइनस 62 यानी कि 22 प्लस 40 62 ही होगा। अब का 50% यानी कि 38 गुने 50/100 कीजिएगा, आएंगे कितना 19 रुपए। अब मासिक बचत निकाल लीजिए, यहाँ से क्या कर लीजिए मासिक बचत निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 22 प्लस 40 प्लस 19, ठीक है, यानी कि 100 माइनस 81, फिर से यहाँ क्या आया 19, ठीक है। अब व्यक्ति की आय, तो व्यक्ति की आय कितना हो जाएगा, व्यक्ति की आय हो जाएगा 100/19 गुने 3800, ठीक है, तो 19 दूना 38 यानी 2000 यानी 20,000 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 20,000 रुपए। अब शिक्षा तथा अन्य मदों पर किया गया व्यय तो यानी कि 20,000, ठीक है, 20,000 का कितना 38/100 और गुने 50/100, काट पीट मचा दीजिए 3800 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 24.5 सेंटीमीटर गुने 16.5 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी, पाई का मान 22/7 आप ले लीजिए। अब माना कि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24.5 गुने 16.5 गुने 12, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 4/3 गुने 22/7 गुने r क्यूब, ठीक है। अगला स्टेप पे ले लेते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी r क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 24.5 गुने 16.5 गुने 12 और गुने 21, और बटा में क्या लिख लेंगे 4 गुने 22, काट पीट में चाहिए यहाँ से r क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 1157.625, यानी कि लगभग 10.5 का क्यूब, यानी गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है। आगे की ओर चलें, कह रहा वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि 10, 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 20 हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में 3432 से बड़ी 20 का गुणज कितना हो जाएगा, यानी 20 गुने अगर हम करें तो 172, यानी हो कितने जाएंगे 3440, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कह रहा है MX एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला है कि MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है, तो देखिए 72 अंक का 1 इंच, तो 36 का 0.5 होगा, ठीक है। आगे की ओर चले, कह रहा है प्रश्न कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है, तो मेनू बार का एक विकल्प इंटरनेट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है इंटरनेट में से निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा
निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प और छिपा हुआ है, तो इसका सही विकल्प होगा वेब प्रशासन। ठीक है, अगला है वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो यहाँ पे ना मिलान करना है, क्या करना है आप लोगों को, मिलान करना है। तो आइए इसका मिलान करते हैं, क्या करते हैं, मिलान। देखिए सूची 1 को सूची 2 में देखिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउजर एक श्रृंखला और ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन में शामिल। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका सही क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला है सफारी। तो सफारी एप्पल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एप्पल। क्या हो जाएगा, एप्पल। अगला है सी मंकी। तो सी मंकी का क्या होगा, मोजिला फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि इसका सही विकल्प 2 होगा। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। अब आइए यहाँ पे भी मिलान करने का ही काम जारी है, तो आइए मिलान करते हैं। इंटर में क्या होता है, हम अगले सेल से निचले सेल में जाते हैं, निचले सेल में जाते हैं ना, हम अगले सेल से क्या जाते हैं, निचले सेल में जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शिफ्ट प्लस टैब है, क्या है, शिफ्ट प्लस टैब, यानी अगले सेल से निचले सेल वाला कहाँ गया, अगले सेल से निचले सेल। ठीक है, तो इसमें जाते हैं विकल्प 2 में। अब शिफ्ट टैब में क्या करते हैं, हमें बाईं ओर के अगले सेल में जाना होता है, हमें क्या, बाईं ओर के अगले सेल में। ठीक है, अब टैब क्या करता है, हमें अगले सेल में दाईं ओर, तो अगले सेल में दाईं ओर विकल्प ए, और जो बच्चा एरो की, आपको एरो की दिशा में ले जाता है। अब आप इसे आइए यहाँ पे कूट का प्रयोग कर उत्तर लगा दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1। आगे की ओर चले, कह रहा है एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को रेखांकित करने का एक विकल्प नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑनलाइन एक्रोम। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो 2007 का टेक्स्ट फंक्शन कॉम्बिन नहीं है, कौन नहीं है, कॉम्बिन। अगला है प्रश्न कि एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और सेंडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बॉर्डर का। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा -@domain.com। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा एग्जाम्स तक, और बेटर रूप से मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए प्रीवियस ईयर का। ये पूरे 38 दिन चलेंगे ये सेशन, तो आप लोगों का सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों के साथ सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।